नमस्कार साथियों, एन जी के वी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। तो साथियों शुरू करते हैं आज का ये पेपर। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइबर करना और बेल आइकन को अवश्य दबाना। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। विकास कभी रुकता नहीं, ये कथन निम्न सिद्धांत पर जोर देता है। साथियों, विकास कभी रुकता नहीं है और कौन से सिद्धांत पर जोर देता है? तो साथियों आंसर होगा आपका निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा? निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास कभी रुकता नहीं है। गर्भ धारण करता है तब से लेकर शुरू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस अवस्था को क्वेश्चनिंग एज के साथ गैंग एज भी कहा जाता है? कौन सी अवस्था को क्वेश्चन एज के साथ साथ गैंग एज भी कहा जाता है? तो साथियों ये हैं पस बचपन, जो आपका उत्तर बाल्यावस्था होती है, पस बचपन होता है, उसे गैंग एज, क्वेश्चन एज या गैंग एज भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेनब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्देशित करता है, जिन्हें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? तो ये कहा जाता है, तो साथियों इसको कहा जाता है मानव पारिस्थितिकी। क्या कहा जाता है? मानव पारिस्थिति। क्या कहा जाता है? मानव पारिस्थितिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महीनों कौन, कितने महीनों या कितने वर्ष या कितने महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं? तो साथियों छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर वाक्य बोलना शुरू कब कर देते हैं? किस आयु में कर देते हैं? तो ये कर देते हैं 18 से 24 माह। 18 से 24 माह का, यानी कि 1.5 वर्ष से लेकर 2 वर्ष के बच्चे छोटे छोटे शब्दों को बोलकर वाक्य बनाकर बोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। कि कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा गया है? तो साथियों बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, किससे संबंधित किया जाता है? बालक के मानसिक विकास से, बालक के सामाजिक विकास से, बालक के शारीरिक विकास से, बालक के मानसिक व सामाजिक विकास से। तो साथियों शारीरिक वृद्धि में बालक के शारीरिक विकास से संबंधित होता है। ठीक है, तो बालक के शारीरिक विकास से आपका आंसर होगा स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, समय अनुबंधन और चिन्ह अनुबंधन। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत साथियों नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रणेता थे। साथियों प्रेरणा प्रबलन हास के सिद्धांत के प्रणेता थे हल। CL हल ने ये प्रेरणा अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में आता है प्रेरणा प्रबलन हास का सिद्धांत, जो कि CL हल ने, जो अमेरिका के विद्वान थे, उन्होंने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सामाजिक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? साथियों यहाँ पर नहीं पूछ रहा है कि सामाजिक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं। बहुत अच्छा कहना, बच्चों की प्रशंसा करना, बच्चों को कक्षा में मॉनिटर बना देना तथा बच्चों को टॉफी और खाद्य पदार्थ देना। तो साथियों बच्चों को बहुत अच्छा कहना ये भी पुनर्बलन हो सकता है। अभी बच्चों की प्रशंसा करना ये भी होता है, और बच्चों को मॉनिटर बना देना, नेतृत्व का विकास करना, कक्षा में मॉनिटर बनाना, एक नेतृत्व की क्षमता का विकास करना है। तो बच्चों को ट्रॉफी और खाद्य पदार्थ देना ये पुनर्बलन में नहीं आएगा। तो आपका आंसर होगा द ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिक कंडीशन पर पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में तटस्थ प्रेरणा न्यूट्रल स्टिमुलस क्या थी? स्टिमुल क्या है? लार का टपकना, भोजन, घंटी तथा कुत्ता। शास्त्रीय अनुबंधन जो IP पावलोव का हुआ था क्लासिक कंडीशन पर पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग के तटस्थ प्रेरणा न्यूट्रल स्टिमुल्स क्या है? स्टिमुल्स क्या है? तो यहाँ पर घंटी का बजना एक स्टिमुल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैस्लो के अनुसार मानव आवश्यकता के उपक्रम में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? मैस्लो के अनुसार मानव की आवश्यकता में सबसे ऊंचा स्थान सुरक्षा की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, आत्म सिद्धि की आवश्यकता और सम्मान की आवश्यकता।
तो साथियों इसमें सबसे ऊंचा पूछ रहा है, यानी कि अपनी गौरव की बात करें तो आत्म सिद्धि, अपने आप की सिद्धि की आवश्यकता। आंसर होगा आपका सह मेस्लो के अनुसार। मेस्लो ने आवश्यकता कितने बताए? 5, उनमें आत्म सिद्धि की सबसे मुख्य बताई है। तरल और ठोस बुद्धिमत्ता के विचार का प्रस्ताव किसने रखा? तरल एवं ठोस बुद्धिमत्ता के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा? तो साथियों स्टर्नबर्ग ने। किसने रखा? केटेल ने तरल व ठोस बुद्धिमत्ता के विचार का प्रस्ताव रखा सर्वप्रथम केटेल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लोग नए लोगों से में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च बुद्धि लब्धि होती है, शैक्षिक लब्धि होती है, संवेगात्मक लब्धि होती है, आध्यात्मिक लब्धि होती है। तो आपका आंसर होगा साथियों संवेगात्मक लब्धि। क्योंकि कुछ लोग आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें संवेगिक लब्धि बेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा होती है, तो वो तुरंत समायोजित कर लेते हैं। तो आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसको मनोविश्लेषण के पिता के रूप में वर्णित किया गया है? मनोविश्लेषण के पिता के रूप में सिगमंड फ्राइड को, एरिक्सन को, अब्राहम मैस्लो को, जीन पियाजे को। तो साथियों सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषण का पिता कहा जाता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह क्या होता है? ईदम, अहम, परमअहम, अहम एवं परमअहम। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा साथियों ईदम। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, भंडार ग्रह होता है ईदम। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। व्यक्तित्व के समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है साथियों? तो ये है बाधा और निराकरण। क्या है? बाधा और निराकरण। तनाव को कम करने में साथियों, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता और व्यक्तिगत इच्छा। तो साथियों आंसर क्या होगा? आंसर होगा रक्षात्मक यांत्रिकी। तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं यांत्रिक या रक्षात्मक यांत्रिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। एक अध्यापक, साथियों क्वेश्चन को समझना, अच्छा सा क्वेश्चन है। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर और गृह कार्य के आधार पर। तो साथियों भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर ही समूह के समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचाना जा सकता है। तो आपका आंसर होगा भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संदर्भ में RPW एक्ट 2016 के अनुसार एक व्यक्ति को पूर्ण बधिर माना गया है यदि, क्वेश्चन को समझना, भारतीय संदर्भ में RPW एक्ट के अनुसार एक व्यक्ति को पूर्ण बधिर माना गया है यदि इसके दोनों कानों में 70 डेसिमल या इससे अधिक की स्वर आवृत्तियां की श्रवण शक्ति दोनों कानों में हो, इसे 60 डेसिबल से 70 डेसिबल के बीच श्रवण शक्ति दोनों कानों में हो, इसे 60 डेसिबल से या 50 डेसिबल तक की श्रवण शक्ति दोनों कानों में हो, इसे 50 डेसिबल तथा इससे कम की श्रवण शक्ति दोनों कानों में। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों इसके दोनों कानों में 70 डेसिबल या इससे ज़्यादा की स्वर्ण आवृत्तियों की श्रवण शक्ति दोनों कानों में हो, उसे पूर्ण बधिर माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो किसने किया है साथी? वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम अक्षम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं और उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किसके लिए किया गया है साथियों? तो ये शब्द किसने दिया है? अक्षम शब्द सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया है? तो सैमुअल किर्क ने ये शब्द दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजित को प्राप्त करने के लिए कानून, नियम और सिद्धांत प्रदान करता है, यह कहलाता है, क्या कहलाता है? नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करना कहलाता है, क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा, दिमाग, आरोग्यता, अधिगम एवं द्वंद्व। तो साथियों एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं वातावरण के साथ समायोजन को साथ प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत को प्रदान करता है वह दिमागी आरोग्य कहलाता है। क्या कहलाता है? दिमागी आरोग्यता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का विज्ञान, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा के औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय हैं, आयु के अनुसार अधिक समजातीय हैं, आयु के अनुसार अधिक समजातीय हैं। तो आपका आंसर होगा साथियों इन अप्रभावित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा के औसत आयु के प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विधि यह है कौन सी? प्रयोगात्मक विधि, भाषण विधि, क्रियात्मक विधि, प्रयोजना विधि। तो साथियों आपको भाषण विधि आंसर होगा। निम्न में से विधि यह है कि भाषण विधि, भाषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इंटेलिजेंस पुस्तक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों कौन है इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक? डेनियल गोलमैन। कौन है? डेनियल गोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक संकलन आंकलन का प्रयोग करना, केवल संरचनात्मक आंकलन, केवल संकलन आंकलन, ना तो संरचनात्मक आंकलन और ना ही साथियों इसमें थोड़ा सा टाइप मिस्टेक, ना तो संरचनात्मक और न ही संकलनात्मक आंकलन है। तो आंसर होगा आपका विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आंकलन का प्रयोग करना। आपका आंसर सतत एवं मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है? साथियों एग्जाम में खूब पूछा गया है, बार बार पूछा जा रहा है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और संकलनात्मक आंकलन का प्रयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों ये 26 क्वेश्चन थे, सभी एग्जामों में आने लायक है, शानदार क्वेश्चन बाल विकास से संबंधित है। तो साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को अवश्य दबाना जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।